जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा अस्थिर विषय है जिसे बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बात करें एशिया महाद्वीप की, तो उसी का एक तरफा यानी अरब खाड़ी में राजनीति अस्थिरता दशकों से चर्चा का विषय रहा। दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तो हुआ, परंतु इस बुझते अग्नि की बची हुई चिंगारियों ने अलग अलग स्थानों में युद्ध के माहौल को बनाए रखा। बात करें 1970 दशक की, तो जहां दो देशों की बदलती राजनीतिक व्यवस्था ने न सिर्फ अपने नागरिकों पर परंतु विश्व के कई देशों पर अपना नकारात्मक प्रभाव डाला। बात करें वर्ष 1979 की, तो अरब खाड़ी में स्थित इराक और ईरान में नए शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। ईरान में रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में मोहम्मद रजा शाह का तख्ता पलट हुआ। ईरानियन रेवोल्यूशन द्वारा संपूर्ण ईरान में इस्लामी कानून लागू हुआ, तो दूसरी तरफ इराक में 5वें राष्ट्रपति बने सद्दाम हुसैन ने एक तरफा या यूं कहे तो तानाशाह राज लागू किया। ईरानियन रेवोल्यूशन ईरान में सफल रहा, परंतु इसका असर इराक में बढ़ता नजर आ रहा था। ईरान शिया बाहुल्य देश तो इराक सुन्नी बाहुल्य देश बना। इराक में शिया की आबादी भी थी और उन्हीं के बड़े से बड़े लीडर्स ईरानियन रेवोल्यूशन को इराक में लागू करवाना चाहते थे। इसी बात ने सद्दाम हुसैन के मन में चिंता बढ़ा दी और उन्हें तख्त पलट का डर सताने लगा। इसी वजह से शिया के लीडर्स को सरेआम मौत के घाट उतारकर शिया सुन्नी में तनाव का माहौल पैदा किया। यही इराक ईरान युद्ध का कारण बना। कारण और भी हैं। उन दिनों ईरान में स्थित खुजेस्तान प्रांत में अरबी लोगों की आबादी ज्यादा थी। ईरान में रह रहे लोग पर्शियन थे, अरबी नहीं। सद्दाम हुसैन ने खुजेस्तान को इराक का हिस्सा बताया। इराक ईरान के बीच उन दिनों शत अल अरब वाटरवे था, जो दो देशों के ऑयल एक्सपोर्ट का रास्ता था। शत अल अरब इराक का हिस्सा था, परंतु वर्ष 1975 में ईरान ने इसे अपना हिस्सा बताया। यही तीन प्रमुख कारणों ने इराक ईरान युद्ध को बढ़ावा दिया। ईरान में हुए राजनीतिक अस्थिरता को देख सद्दाम हुसैन को देश पर चढ़ाई करने का सही अवसर नजर आ रहा था और इसी से 22 सितंबर 1980 इराक ने ईरान पर हमला किया। दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ। हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लाशें बिछने लगी। पूरे अरब खाड़ी में अशांति का माहौल उत्पन्न हुआ। इराक का ईरान पर कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत निकला। ईरान इराक को बराबरी का टक्कर दे रहा था। इराक का युद्ध में भारी नुकसान हुआ और इसी नुकसान से उभरने के लिए उसने कुवैत का सहारा लिया। 20 अगस्त 1988 युद्ध का अंत हुआ, परंतु परिणाम इराक के पक्ष में न आया। अरबों का नुकसान हुआ, जिससे राजधानी बगदाद में तरह तरह से सद्दाम हुसैन के प्रति आम नागरिकों में अविश्वास का वातावरण जगा। रही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो इराक पर कुवैत का करीब $14 बिलियन का कर्जा था। कुवैत ने इराक को पैसे वापस लौटाने का हुक्म दिया। इराक पर न सिर्फ कुवैत का कर्जा परंतु अन्य प्रकार के खर्चे भी थे, जैसे खुद के नागरिकों के लिए घर की पुनः व्यवस्था एवं भोजन, दवाई जैसे प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करवाना। इन सब के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। जहां इराक की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तो दूसरी तरफ कुवैत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। सद्दाम हुसैन अच्छे से जानता था कि कुवैत के पास पैसा बहुत है, परंतु सैन्य क्षमता कुछ खास नहीं। बस इसी से सद्दाम हुसैन ने अपने मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ कुवैत पर हमला करने की योजना बनाई। 2 अगस्त 1990 रात 2 बजे इराकी आर्मी डिवीजन कई सारे टैंक्स और गाड़ियों के साथ इराक के बॉर्डर को पार करके कुवैत में घुसपैठी की। उनके सपोर्ट में इराकी एयरफोर्स के कुछ स्क्वाड्रन ने हवाई रास्ते से कुवैत में घुसपैठ की और कुवैती एयरफोर्स के 2 एयरबेस पर स्ट्राइक करके शहर के कई इलाकों में बॉम्बार्डिंग की। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुवैती फोर्सेस को रिटेलिएट करने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही घंटों में कुवैत पर पूर्ण रूप से इराक का कब्जा हो चुका था। उस वक्त कुवैत के शासक जबार अल अहमद अल जबेर अल सबा अपनी जान बचाकर कुवैत से भाग निकले और सऊदी अरेबिया में शरण ली। उनके दासमान पैलेस पर इराकी फौज ने कब्जा करके वहां की जनता को साफ साफ संदेश दिया कि कुवैत पर इराक का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और अब उनके पास कोई चारा नहीं खुद को इराकी मान लेने के सिवा। आखिर क्यों और कैसे इराक ने कुवैत पर कब्जा किया? कैसे टैंक की नोक पर हजारों घर को नष्ट कर दिया गया?
जानने के लिए देखिए हमारे आज के एपिसोड इन्वेजन ऑफ कुवैत को। ईरान इराक युद्ध में हथियार पूर्ति के लिए इराक की सहायता कुवैत ने की। युद्ध में हुए अरबों डॉलर के नुकसान ने इराक को कर्जे में डुबा दिया। युद्ध का परिणाम इराक के पक्ष में नहीं आया। नुकसान की भरपाई के लिए इराक को कुवैत से कर्जा लेना पड़ा। युद्ध खत्म होते ही कुवैत ने इराक से अपने 14 बिलियन डॉलर्स वापस मांगे। उन दिनों इराक का करीब 60 बिलियन डॉलर्स का कर्जा था जो अलग अलग देशों का था। इन कर्जों को चुकाने के लिए इराक के ऑयल मिनिस्टर इसाम अल छलाबी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के तय हुए क्वाटा से कम मात्रा में ऑयल प्रोडक्शन का फैसला किया। इससे तेल की कीमत बढ़ेगी और जल्द ही इराक 60 बिलियन डॉलर्स कर्जे से मुक्त हो पाएगा। परंतु कुवैत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक से आग्रह किया कि तेल का उत्पादन 50% ज्यादा बढ़े, जिससे कीमत में सही नियंत्रण बना रहे। ओपेक ने कुवैत के इस प्रस्ताव को मंजूर किया। इराक के पूर्व विदेश मंत्री तारिक अजीज के अनुसार कुवैत के प्रस्ताव की स्वीकृति से तेल की कीमत में घटौती हुई और इसी से इराक की आर्थिक परिस्थिति काफी नाजुक हो गई। इन सभी बातों ने इराक कुवैत के संबंध में दरार लाने का काम किया। कुछ दिनों बाद इराक ने कुवैत पर उनके देश में स्थित रुमेलिया ऑयल फील्ड, जो बॉर्डर एरिया से नजदीक था, वहां से करीब 2.4 बिलियन डॉलर्स के तेल की चोरी करने का इल्जाम लगाया। 26 जुलाई 1990 ओपेक ऑफिशियल्स द्वारा यह बात कही गई कि कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने तेल का उत्पादन 2 मिलियन बैरल से 1.5 मिलियन बैरल तक का कर दिया। कुवैत पर इराक का जुबानी प्रहार बढ़ता जा रहा था। इराक का यह कहना था कि कुवैत इराक का हिस्सा है। कुवैत को स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया। ब्रिटिश सरकार ने एंग्लो ओटोमन कन्वेंशन ऑफ 1913 के तहत कुवैत को इराक से अलग करके उसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इस स्टेटमेंट के बाद इराक फौज से लेकर आम नागरिकों में कुवैत को इराक के साथ जोड़ने की मांग ने सद्दाम हुसैन के राजनीतिक चाल को सफल बनाया। कुवैत, जो आर्थिक समृद्ध देश था, उस पर कब्जा करके सद्दाम हुसैन इराक को न सिर्फ 60 बिलियन डॉलर के कर्जे से बाहर निकालेंगे, बल्कि उनके ऑयल फील्ड पर कब्जा करके अरब जगत में अपने सत्ता को मजबूत कर बेताज बादशाह भी बन जाएंगे। कुवैत अब सद्दाम हुसैन के लिए बेशकीमती हीरे से कम नहीं और उसे वह किसी भी कीमत में हासिल करना चाहते थे, चाहे फिर से लाखों की लाश बिछानी पड़े। फिर क्या, यहां आर्मी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग और प्लानिंग हुई और वहां टैंक, एयरक्राफ्ट और लाखों की तादाद में सिपाही हथियारों के साथ अपनी भूखी नजर कुवैत पर गड़ा दिए। बस देरी थी पिंजरे के खुलने की, ताकि भूखे भेड़िए कुवैत पर हमला कर उसे अपना शिकार बनाए। 2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करने के ऑर्डर्स दिए। इराक के 4 एलिट डिवीजन और स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। आधे कमांडोज ने बॉर्डर क्रॉस किया सड़क के रास्ते से, तो कुछ यूनिट्स हेलीकॉप्टर पर सवार होकर हवाई रास्ते, तो कुछ बोट्स पर सवार होकर पानी के रास्ते से कुवैत में घुसपैठी की। इराकी सेना ने सबसे पहले कुवैती एयरपोर्ट को पूरी तरह से सीज कर लिया। इराकी सेना के सपोर्ट में एयरफोर्स के स्क्वाड्रन ने मिल Mi-25, हेलीकॉप्टर गनशिप मिल Mi-8, मिल Mi-17 और कुछ बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के साथ कुवैत में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद इराकी एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन ने सुकोई Su-22, Su-25, मिराज F-1 और MiG-23 के साथ कुवैत एयरबेस को पूरी तरह से ध्वस्त किया और शहर के कई मुख्य हिस्सों पर बमबार्डिंग की। इराकी नेवल फोर्सेस ने कुवैती नेवल फोर्सेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस हमले को रिटेलिएट करने का मौका तक कुवैत फोर्सेस को नहीं मिला, क्योंकि हमले की भनक उन्हें लगी ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि कुवैत सेना ने इराकी फोर्सेस को रोकने की कोशिश न की। अल ज़हरा में कुवैत के 35th आर्मर्ड ब्रिगेड के कुछ सिपाहियों और इराक फोर्सेस के बीच लड़ाई हुई, परंतु विशाल सेना के साथ इराकी आर्मी ने कुवैत फोर्सेस के छोटे से टुकड़े को कुछ ही समय में कुचल डाला और आगे बढ़कर इराकी आर्मी ने कुवैत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इन चंद घंटों में कुवैत पूरी तरह से बदला नजर आ रहा था। करीब 20% कुवैत फोर्सेस को इराकी फोर्सेस ने मार दिया या फिर बंधक बना लिया।
बाकी के 80% कुवैती फोर्सेस सऊदी अरेबिया और बहरीन की तरफ भाग खड़े हुए। इराकी फोर्सेस ने कुवैत के सबसे प्रतिष्ठित स्थान रॉयल रेसिडेंट दासमान पैलेस पर कब्जा कर लिया। दासमान पैलेस पर इराक सेना के कब्जे में होने की खबर ने आम कुवैती नागरिकों को यह मान लेने में मजबूर कर दिया कि कुवैत पर पूरी तरह से इराक ने कब्जा कर लिया है। कुवैत के शासक जबर अल अहमद अल जबार अल सबा कुवैत छोड़कर भाग निकले और सऊदी अरेबिया में शरण ले ली। कुवैती शासक के छोटे भाई शेख फहाद अल अहमद अल जबार अल सबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और लाश को पैलेस के बाहर लटका दिया गया। कुवैत के सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देश को छोड़कर भाग गए और अपने देश के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ गए। कुवैत के हर गलियों में एक एक करके कुवैतियों को गिरफ्तार या फिर मारा जा रहा था। जिस देश की अमीरी को लोग निहारते थे, अलग अलग देशों में अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहां आते थे, आज वही देश चल रहा था। मौत सिर्फ कुवैती लोगों की ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के सपनों की भी थी, जो अपने सुनहरे भविष्य की चाह में कुवैत में आए थे। कुवैत के हर गली में इराकी सेना बंदूक तानकर खड़े थे। ज्यादातर कुवैती गिरफ्तार कर दिए गए या फिर टॉर्चर करके मार दिए गए। कुवैत के कई जगहों पर चेक पोस्ट लगा दिए गए। सामान्य नागरिकों को इराकी सेना ने कुवैती लाइसेंस प्लेट की जगह इराकी लाइसेंस प्लेट इस्तेमाल करने को कहा। इन्वेजन के कुछ हफ्ते बाद जब इराकी सेना के हमले कम होने लगे, तब बड़े तादाद में बचे कुवैतियों ने प्रिंटिंग पैम्फलेट्स के साथ एवं शांतिपूर्ण रैली द्वारा लोग कुवैत के आजादी की मांग करने लगे। करीब 4 लाख कुवैती नागरिक देश छोड़कर चले गए। बचे हुए नागरिक अपना घर छोड़कर अलग अलग सेफ हाउस में रहने लगे। छोटे छोटे अभियान के साथ इस अहिंसक अभियान ने तब अपनी गति पकड़ी जब कुवैती महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर कुवैत की आजादी की गुहार लगा रहे थे। कुवैत में हुए हमले ने अंतर्राष्ट्रीय मंच में अलग अलग देशों के लिए चर्चा का विषय बनाया। ज्यादातर देश सद्दाम हुसैन की निंदा कर रहे थे। उस वक्त यूएस के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने प्रेस में इराक के सैन्य कार्रवाई का विरोध किया और यह भी बताया कि एक स्वतंत्र पड़ोसी राष्ट्र पर कब्जा करना मानवाधिकार का हनन है, साथ ही साथ विश्व शांति के लिए सबसे बड़ी समस्या भी है। कुवैत में अब तक एक तरफा युद्ध था, परंतु इसे द्वितरफा युद्ध यूएसए ने बनाया। यूएसए की तरफ से उनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने सीक्रेटली कुवैत में अपना कोवर्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन दिनों कुवैत के ज्यादातर ऑफिशियल्स ने सऊदी अरेबिया में शरण लिया हुआ था और वहां से कुवैती द्वारा हो रहे मुहिम को सपोर्ट भी कर रहे थे। सऊदी अरेबिया बॉर्डर से छुप छुपाकर कुवैत में सैटेलाइट फोन्स स्मगल करवाए जा रहे थे। कुवैत के सभी रेडियो, टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर बंद थे ताकि कुवैत को किसी भी प्रकार से सहायता न मिले। कुवैत के लोग धीरे धीरे प्रिंटेड पैम्फलेट्स के जरिए बाहरी दुनिया को कुवैत के सिचुएशन से अवगत करवाते। ऐसा नहीं था कि कुवैत की समस्या सिर्फ कुवैतियों के लिए ही थी, परंतु इस समस्या ने भारत को भी उलझन में डाल दिया था। करीब 1,70,000 भारतीय जो कुवैत में फंसे हुए थे, उन्हें वापस भारत लाने की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की थी। भारतीय सरकार ने उन्हें भारत वापस लाने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार किया, परंतु उन्हें एयर स्पेस क्लियरेंस नहीं मिला। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सरकार ने सिविल एयरक्राफ्ट का सहारा लिया। भारतीय सरकार ने तय किया कि जल्द से जल्द 1,70,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयर इंडिया को चुना गया, परंतु भारत की सरकार को एयरक्राफ्ट कुवैत में भेजने की अनुमति यूनाइटेड नेशंस ने नहीं दी। इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एयर इंडिया एयरक्राफ्ट को यूएन बैनर की जरूरत थी। सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने यह भी आई कि कुवैत जैसे वॉर जोन में प्लेन को ले जाना मुश्किल था। दूसरी समस्या यह थी कि इतनी बड़ी संख्या को कैसे वापस लाया जाए। 1,70,000 लोगों में से आधे लोग के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। तीसरी समस्या यह भी थी कि कुवैत में कमजोर कम्युनिकेशन सिस्टम होने की वजह से वहां फंसे हुए भारतीयों के साथ संपर्क बनाना मुश्किल हो चुका था। इतने सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए समय भी बहुत कम था। इन सभी समस्याओं के बीच एक रात की बात यह थी कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भारत के साथ संबंध का मान रखा और फंसे भारतीयों को कुवैत से कभी भी बाहर निकलने की अनुमति दी।
भारतीय सरकार के काम को और भी आसान किया वहां के कुछ भारतीयों ने, जैसे मैथुनी मैथ्यू और हरभजन सिंह वेदी। ये दोनों ने कुवैत में फंसे भारतीयों के साथ संपर्क बनाए रखा और एक एक करके उनके जाने की व्यवस्था भी बनाई। 1,70,000 भारतीयों को कुवैत से बसरा और इराक की राजधानी बगदाद के रास्ते से जॉर्डन की राजधानी अमान तक सड़क के रास्ते से पहुंचाया गया। करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया। एयर इंडिया के 488 फ्लाइट्स ने बॉम्बे से अमान का रास्ता तय किया, जो करीब 4117 किलोमीटर तक का सफर था। इस ऑपरेशन ने सबसे ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया। 18 अगस्त 1990 से 20 अक्टूबर 1990 तक, यानी 63 दिनों तक यह इवैक्यूएशन प्रोसेस चला। जहां भारतीय सरकार अपने फर्ज को पूरा करके 1,70,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला, वहीं कुवैती सरकार ने खुद के देश में रह रहे नागरिकों को अकेले छोड़कर भाग गए। कुवैत में अभी वहां के लोगों की हालत गंभीर थी। कुवैत में सैटेलाइट फोन्स को बॉर्डर से स्मगल करवाया जा रहा था और प्रिंटिंग पैम्फलेट से कुवैत के सिचुएशन के बारे में लोगों को अवगत करवाया जा रहा था। दूसरी तरफ अपने हिम्मत को जुटाकर सड़कों पर कुवैत की आजादी की मांग के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। कुवैत के इस जन आंदोलन को रोकना जरूरी था, इसीलिए इराकी आर्मी ने हमला करना चाहा, परंतु हायर ऑफिशियल्स के ऑर्डर अनुसार फौज को ज्यादा हिंसा करने की अनुमति न थी। इस आंदोलन को रोकने के लिए इराकी फोर्स ने कुवैत के बॉर्डर्स खोल दिए। बॉर्डर खुलते ही हजारों की तादाद में कुवैती देश छोड़कर निकल गए। इसी से आंदोलन बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। जनवरी 1991 सीक्रेटली इराकी आर्मी ने आंदोलनकारियों के कई सदस्यों को किडनैप अथवा जान से मारना शुरू कर दिया। इराकी आर्मी ने करीब 5,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया जो इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। गिरफ्तार किए गए 2,000 कुवैतियों को इराक के जेल में बंद कर दिया गया। उनमें से 1,000 कुवैती जेल से भाग निकलने में कामयाब हुए। 605 कुवैती ऐसे भी थे जिन्हें 2009 में रिहाई मिली। कुवैत के शासक जबर अल सबा जो देश छोड़कर भाग निकले, उनकी जगह कुवैत की सत्ता सद्दाम हुसैन ने अल हसन अल मजीद को कुवैत का प्रधानमंत्री बनाकर सौंपी। दुनिया के बड़े से बड़े देशों ने इराक का कुवैत पर कब्जा करने वाली बात पर आपत्ति जताई। फ्रांस और इंडिया, जो इराक के करीबी में से एक थे, उन्होंने इराक से आग्रह किया कि वे अपने सेना को कुवैत से वापस जाने को कहें। सोवियत यूनियन और चाइना ने इराक पर हथियार के सभी मामलों पर प्रतिबंध कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक को 15 जनवरी 1991 तक का समय दिया कि अपने सेना को विड्रॉ कर दे कुवैत से। अगर ऐसा न किया तो यूएस फोर्सेस कुवैत में प्रवेश कर इराक से युद्ध करेगा। यूएसए और इराक के बीच नेगोशिएशन प्रोसेस फेल हुआ और इसी से यूएसए ने कोलिजन फोर्सेस की रचना की। कोलिजन फोर्सेस में 35 देशों ने इराक के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया। 16 जनवरी 1991 यूएस एयरफोर्स ने इराक के मिलिट्री साइट्स और एयरबेस पर भारी हमला करके युद्ध का ऐलान कर दिया। एक साथ 35 देशों ने अकेले इराक पर हमला करने की योजना बनाई और साथ ही साथ कुवैत से इराकी आर्मी को भगाने की तैयारी भी की। कोलिजन आर्मी और इराकी आर्मी के बीच बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। कुवैत, जो इराक की तरफ से एक तरफा युद्ध का मैदान बना हुआ था, बहुत ही जल्द 35 देशों को मिलाकर बनी कोलिजन आर्मी इस युद्ध को एक ऐसी आग देने वाला था कि या तो कुवैत बर्बाद हो जाएगा या तो फिर इराक कुवैत से अपनी पकड़ कमजोर कर बैठेगा। इस युद्ध में इराकी 6,50,000 सेना के सामने कोलिजन की 10 लाख सेना भिड़ेगी। तो दोस्तों, इस युद्ध के बारे में बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि गल्फ वॉर में जीत किसकी होगी। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें हमारे आने वाले वीडियो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सत्य एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।